और इसमें सबसे अच्छा फायदा ये है कि इसमें आपको बंद के नहीं रहना पड़ता। ठीक, आज आपका बेड लग गया, आज केंचुआ डल गया, आपने बेड ढक दिया, उसके बाद 70 दिन तक तो आपके पास कुछ भी काम। जो लोग सोलर प्लांट लगा रहे हैं वो भी वर्मी कंपोस्ट का प्लांट लगा सकते हैं उसी अपने खेत में। आपके पास इतनी खाली जमीन पड़ी हुई है प्लांट के अंदर में, और आपको एक बेनिफिट और है, क्योंकि केंचुए को चाहिए अंधेरा और छांव चाहिए उसको, ताकि वो बेड ठंडा रहे, गोबर गर्म ना हो, उसको दिक्कत ना हो। तो आपके सोलर के पीछे, प्लेट के पीछे जो जगह होती है जो खाली पड़ी होती है, उसमें आप ये बेड लगा सकते हैं आराम से। बिल्कुल। हाँ, उसमें नीचे बेड लगाओ अपना, ऊपर सोलर फार्मिंग होती रहेगी, आपकी बिजली बनती रहेगी, नीचे आपका खाद बनता रहेगा। हेलो एवरीवन, आपका फिर से एक नई वीडियो में स्वागत है। फाइनली इस वक्त हूँ एक वर्मी कंपोस्ट फार्म हाउस पे, जो कि 100% ऑर्गेनिक है, और इस कंसेप्ट के बारे में पूरा डिटेल से जानेंगे। आइए फार्मर से मिलवाते हैं, और बहुत ही इंटरेस्टिंग ये वीडियो रहने वाला है। आप इस तरह का जो आइडिया है वो सोलर में ऐड कर सकते हो और अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो। तो आइए किसान से मिलवाते हैं, इनसे बात कर। सर नमस्कार। नमस्कार संजय जी। सर, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है, और हमारे दर्शकों को सर सामने से देख रहे हैं जो भी हमारे दर्शक हैं, उनका एक छोटा सा परिचय हो जाए, उसके बाद में पूरा कंसेप्ट है इसके बारे में चर्चा करेंगे। सर सबसे पहले जितने भी दर्शक देख रहे हैं सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम चेतन यादव है, गांव जमालपुर, तहसील कोटकासिम, जिला अलवर, राजस्थान का मैं निवासी हूं। और पिछले यहाँ लगभग 4 साल से हम वर्मी कंपोस्ट का प्लांट सफलतापूर्वक चला रहे हैं, जो हमने 2021 में हमने स्टार्ट किया था और आज 2025 है। और बहुत ही हमने संघर्ष भी किए, बहुत विफलताएं आई, लेकिन आज हम सक्सेसफुल इस चीज़ को चला रहे हैं। इस तरह की फार्मिंग करने का विचार कहाँ से आया सर आपका? सर 2020 में जब मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई, उसके बाद जस्ट कोरोना स्टार्ट हो गया था। तो उस टाइम हमें काफ़ी समय मिला अपने बारे में सोचने के लिए, अपने गांव के बारे में, अपने समाज के बारे में सोचने के लिए। उससे पहले तो हम अपनी पढ़ाई में ही बिजी थे। तो 2021 में जब सेकंड वेव आई कोरोना की, तो मैं यहीं गांव में ही रह गया, और मैं सब जगह लॉकडाउन हो गया और मैं शहर नहीं जा पाया। उस टाइम मेरा खेती के अंदर थोड़ी सी रुचि डेवलप हुई, और मैंने फिर देखा कि जो किसान खेती कर रहे हैं उनको आर्थिक कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, उनको बस सिर्फ नुकसान ही हुए जा रहा है, पैसे की कमाई उनके पास नहीं आ रही है। उस टाइम हमने सोचा कि यदि खेती में किसान पैसा कमाना चाहे तो वो कैसे कमा सकता है। तो इसके 2 मुख्य कारण थे। एक तो क्या है कि जो हमारी फसलों के हमारे रेट है वो हमारे हाथ में नहीं है, हम अपनी मर्जी से नहीं बेच सकते, हमें मंडी के ऊपर आधारित रहना पड़ता है। दूसरा, इसका सबसे बड़ा जो नुकसान है खेती में वो है कि हमारी जो लागत है वो बहुत बढ़ चुकी है। तो इसको घटाने के लिए हमने सोचा कि अगर हम जो मेजर पैसा जो हम लगा रहे हैं खेती में, वो खाद, बीज और दवाई, इन 3 चीज़ों पे हम लगा रहे हैं। बिल्कुल। तो हमने सोचा कि बीज तो चलो हम अपने खेत में ही गेहूं पैदा कर रहे हैं, उसी बीज को हम अच्छा बना के और उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, दवाइयाँ भी हम घर पे बना सकते हैं, लेकिन जो खाद है वो हम घर पे नहीं बना सकते। ना हम यूरिया बना सकते हैं, ना हम DAP, ना पोटास, जो भी अन्य खाद है जो फसलों में हम डालते हैं, उनको घर पे तैयार नहीं कर सकते। तो हम एक ऐसे खाद की तलाश में थे जिनके अंदर ये सभी जो न्यूट्रिशन है वो रहें, और वो जैविक भी हो, और हमारी खेती को अच्छा बूस्ट मिले। तो उस टाइम हमने काफ़ी सारी वीडियोस देखी, काफ़ी आर्टिकल्स पढ़े, जनरल पढ़े, तो हमें पता चला कि वर्मी कंपोस्ट एक ऐसा खाद है जिसमें सभी न्यूट्रिशन है। आपके जो प्राइमरी न्यूट्रिशन है, जैसे NPK हो गया, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, ठीक है, जो सेकेंडरी है जैसे जिंक हो गया, कार्बन हो गया, मोलिब्डेनम हो गया, ये सभी चीज़ें हैं, और कार्बन इसमें 25% है। तो हमारी बड़ी रुचि डेवलप हुई कि हम इस चीज़ को बनाएं और इसका फ़ायदा उठाएं। फिर हमने ये प्रोजेक्ट की शुरुआत करी थी। सर अब बात करते हैं इसकी प्रोसेसिंग के बारे में। तो इसकी इस प्रोजेक्ट की प्रोसेसिंग है वो डिटेल से एक बार बताएं कि किस तरह से रहती है सर? सर देखो, खाद बनाने के लिए सबसे पहले अपने को उसका एक फ्रेम बनाना पड़ता है। फ्रेम को हम बेड बोलते हैं अपनी भाषा के अंदर में। तो आप जो ये देख रहे हैं इसको एक बेड बोलते हैं। ये लगभग 30 फीट लंबा होता है, 4 फीट चौड़ा होता है। ये एक इसका स्टैंडर्ड साइज है। लंबाई हम इसकी बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, लेकिन जो साइज है वो इसका 30x4 का होता है। फिर इसमें नीचे हम पहले जमीन को समतल कर लिया, ठीक है, उसके ऊपर पॉलीथीन बिछा ली। पॉलीथीन बिछाने के बाद चारों तरफ हम ईंट लगाते हैं ताकि एक उसकी बाउंड्री बन जाए। ईंट को सिंपली बस हाथ से रखना है, उसको रस्सी बांध के, ताकि वो सीधी लगे। उसकी कोई आपको कंस्ट्रक्शन नहीं करनी है, मसाले में नहीं लगानी है। ईंट रख दिया, उसके बाद में हम उसके अंदर गोबर भरेंगे। ठीक, एक बेड में लगभग हमारा आधा ट्रॉली गोबर आ जाता है। वजन के हिसाब से देखें तो 1500 के आसपास गोबर आता है, 1500 किलो। ठीक, गोबर भरने के बाद उसको कबरनुमा आकार देंगे। कबरनुमा आकार देने के बाद उसमें हम लगभग 3 से 4 दिन पानी देंगे। ठीक है, पानी देने का मुख्य कारण ये है कि जो गोबर के अंदर जो गैस है, ठीक है, जिससे गर्मी बनती है गोबर में, जो मीथेन गैस है, उसको हमें गोबर से बाहर निकालना है, ताकि गोबर ठंडा हो जाए। हाँ, क्योंकि केंचुए को 2 चीज बहुत एलर्जी करती है। ठीक है, एक तो नमकीन चीज हो गई, जो नमक की चीजें हैं वो, ठीक है, जिससे उसको जलन होती है। दूसरा हो गया गर्मी। ठीक है, इन दोनों चीजों से केंचुए को बहुत ज्यादा एलर्जी है, तो हम उसको, हाँ, मर जाता है केंचुआ। तो उसको ठंडा करने के लिए हम पानी देते हैं, गैस सारी निकल जाती है। उसके बाद में हम, जैसे 30 फीट लंबा बेड है,
तो उसमें हम 30 किलो कल्चर मतलब केंचुआ, केंचुआ। ठीक है, जो खाद बनाने का काम करता है, हम्म, उसको हम बेड में डालते हैं। उसको डालने के बाद हम उसको ऊपर जूट की बोरी हो गई, ठीक है, पराड़ हो गई, या कोई भी एग्रो वेस्ट हो गया। हम्म। अगर आप कमर्शियल कर रहे हो तो आप ग्रीन शेड नेट भी डाल सकते हो, ठीक है, आपने 75% का। ग्रीन सेड डाल हाँ, रखा है। हमारा कमर्शियल है तो हमें लेबर कम लगानी चाहिए, ठीक है, उसके लिए हम ये ग्रीन नेट शेड डालते हैं, ये हमारे लिए बेटर प्रोडक्शन भी देता है, ठीक। चलो चलते चलते बात करते हैं। उसके बाद हमें लगभग 70 से 75 दिन को ऐसे ही इसको ढक के रखना है, हम्म, ठीक है। डेली हमको इसके ऊपर पानी देते रहना है ताकि इसमें नमी बरकरार रहे और ये ऊपर से सूखे ना, क्योंकि धूप ज्यादा पड़ती है तो ऊपर से ड्राई हो जाता है, ठीक है। पानी दो आप, पानी देने के बाद लगभग 70 से 75 दिन में आपका पूरा खाद बन जाएगा। उसके बाद आप इसकी जो हार्वेस्टिंग की प्रोसेस है उससे आप इसको पूरा खाद को उतार के और फिर अपना खाद आपका तैयार हो जाता है। तो ये तो होगी प्रोसेसिंग। अब बात करते हैं इस पे कॉस्टिंग पे। तो ये जो पूरी प्रोसेसिंग है, इस पे जो कॉस्ट है वो कैसे, किस तरह से सर बताएं देखो, सर डिटेल इसकी में। जो कॉस्टिंग है ना वो बेड के हिसाब से निकलती है, यानी आप कितने बेड लगा रहे हो उसके ऊपर कॉस्टिंग डिपेंड रहती तो है। बेड को जस्टिफाई करो, एक बेड क्या है, हाँ, बेड की। मैं आपको एक बेड की कॉस्टिंग समझाता हूँ। हाँ। देखो, जो लैंड लेवलिंग का खर्चा है वो तो अलग मान लेते हैं हम उसको, तो ठीक है, वो हम्म, तो कितना लग रहा है वो फार्मर अपने हिसाब से देख सकता है। हम्म, दूसरा जो इसमें बेड में इन्वेस्टमेंट जो आता है वो सबसे पहले आता है पॉलीथीन का। हम्म, एक बेड में लगभग हमारी 150 से 200 रुपए की पॉलीथीन लगती है, हम्म, ठीक है, हम मोस्टली 200 रुपए पकड़ते हैं। हम्म, उसके बाद हमें ईंट लगानी होती है, हम्म, लगभग 100 से 105 ईंट लगती है। हम्म, तो अगर आप 7 रुपए की एक ईंट पकड़ते हो तो 700 रुपए की ईंट हो गई। हम्म, तो 700 रुपए ईंट के, 200 रुपए पॉलीथीन के, 900 रुपए हो गए। हम्म, उसके बाद इसमें जो है ग्रीन नेट है वो लगता है, हम्म, ठीक है, 300 रुपए का ग्रीन नेट आता है, हम्म, तो 1200 रुपए हो गए। उसके बाद जो वाटरिंग के लिए अगर आप स्प्रिंकलर सिस्टम लगाते हो तो पर बेड का आपका 200 रुपए का खर्चा वो होता है, ठीक है। तो 1200 और 200 1400 रुपए हो गए। 1400 हो गया। ये हो गया एक बेड का फ्रेम का इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब इसमें मेजर जो इन्वेस्टमेंट आता है वो आता है गोबर का और केंचुए का। केंचुए का। लगभग एक बेड में आधी ट्रॉली गोबर डलती है, हम्म, एक ट्रॉली हमारे यहाँ 2000 में आती है, तो आप 1000 रुपए उसका पकड़ लो, हाँ, ठीक है। और लगभग एक बेड में 30 किलो केंचुआ हो गया। हाँ, हाँ, तो जो अच्छी क्वालिटी का केंचुआ है वो हम 150 रुपए किलो देते हैं, जो बेस्ट हाँ। क्वालिटी है, आइसिना फेटिडा है, हम्म, ऑस्ट्रेलियन वैरायटी है, ठीक है। तो लगभग 30 किलो केंचुआ 4500 रुपए का केंचुआ ये होगा। केंचुआ आप ऑस्ट्रेलियन वैरायटी का। इंडिया में जो केंचुआ है, जो इंडियन केंचुआ है वो हाँ, हमारा मिट्टी में रहता है, वो ठीक है। खाद नहीं बनाता। खाद नहीं। लेकिन जो ऑस्ट्रेलियन केंचुआ है वो गोबर में रहता है और गोबर का खाद बनाता है, इसलिए हम इसको यूज करते ये हैं। तो उन इंडियन से अलग है। ये ऑस्ट्रेलियन, ये इंडियन से बिल्कुल अलग है। हम्म, हाँ, तो केंचुआ गोबर की जो हमारी इन्वेस्टमेंट आती है वो लगभग 5500 रुपए आती है, और लगभग हमारा 1400 रुपए जो फ्रेम का खर्चा आता है। तो आप अगर मोटा मोटा हिसाब लगाएंगे तो ये 6900 रुपए यानी 7000 के आसपास आपका खर्चा एक बेड का आएगा। अब सर कॉस्टिंग पे तो अपनी डिटेल से चर्चा हो गई, बेड के अकॉर्डिंग है। तो अब ये एज ए फार्मर इसको कैसे कैलकुलेट करें, या मतलब किस तरह सर से देखो, देखें अगर इसको। कोई किसान अपने घरेलू स्तर के लिए अपनी खेती के लिए इस प्लांट को लगाना चाहता है तो उसको इतना बड़ा प्लांट लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वो अपनी खेती के अनुसार, जैसे मान लो कोई किसान 10 बीघा की जोताई करता है, 10 बीघा की खेती उसके पास में है तो वो 10 बेड लगाए। अगर किसी के पास 20 बीघा है तो वो 20 बेड लगाए। उसमें उसकी पूरी साल भर की खेती की पूर्ति हो जाएगी, जितना उसको खाद खेती के लिए चाहिए वो उसमें बन जाएगा आराम से, ठीक है। तो उस हिसाब से किसान अपना काम कर ले। कॉस्टिंग मैंने आपको समझाई दी है। इसमें जैसे ईंट हो गई, पॉलीथीन है, ग्रीन नेट है, वाटरिंग सिस्टम है, केंचुआ है, ये पांचों चीजें एक ही बार खरीदनी पड़ती है, ठीक। उसके बाद जब तक आप प्लांट चलाओगे तब तक वो चलती रहेंगी। दूसरा, इसमें जो गोबर है बस आपको गोबर डालना है, बेड के अंदर में खाद बन जाएगा, उसको हार्वेस्ट कर लेना है, ठीक। आपको ज़्यादा पैसा लगाने की ज़रूरत इसमें नहीं है। तो किसान अपनी खेती के अनुसार, ठीक है, जितना भी गए उतना बेड लगाए और प्लांट लगाए और चलाए वो उसको। अपने अपने खेती के अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर ले। हाँ, उसके हिसाब से अब अपनी ये गणना कर एज ए सकते हैं। कॉमर्शियल, जैसे मान लीजिए अधिकतर सोलर प्लांट पे जो फार्मिंग करना चाहते हैं, जी। इंटरक्रॉपिंग है या इस तरह से, तो वो किस तरह से कैलकुलेशन करें। जो फार्मर हैं जो इसको कमर्शियल करना चाहते हैं, हाँ, हाँ, यानी बिजनेस के रूप में लेना चाहते हाँ, हैं, हाँ, तो उनको देखो थोड़ा सा बेड ज़्यादा लगाने चाहिए, हाँ, ठीक है। लगभग आप अगर 50-60 बेड से भी शुरुआत कर सकते हो, लेकिन जो हम कमर्शियल यूनिट्स लगवाते हैं वो मिनिमम 150 बेड की होती है। उसमें यह रहता है कि अगर आप 50 बेड लगा रहे हो तो भी आपको उतनी ही लेबर रखनी पड़ेगी जितनी आपको 150 बेड पे है, ठीक है। 150 बेड पे अगर आप एक लेबर रखते हो और आप इस हिसाब से काम करते हो, वाटरिंग का ऑटोमेशन है, मशीन है आपके पास छानने की, तो आपका खर्चा कम आएगा। और दूसरा ये है कि उसमें एक थोड़ा सा पैसा अच्छा आता है कमर्शियल में, तो आपको बड़े प्रोजेक्ट में लगाना ही ज़्यादा फायदेमंद है। सोलर फार्मर के लिए फायदा है कि जो उनके प्लेट के नीचे जगह खाली पड़ी है उसमें अपना लैंड को यूज़ करके उसी में बेड बना सकता है। उसका हम प्रॉपर उनको लेआउट तैयार करके दे देंगे, उस हिसाब से वो अपना पैरामीटर बताए वो, तो उसमें आपका बेड लग जाएगा। हाँ, क्योंकि वहाँ कोई वायरिंग को तो नुकसान है नहीं, अर्थिंग को कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि ये समतल जमीन पे। हाँ, ये समतल जमीन पे होगा, कोई खुदाई नहीं करनी, कोई आपको कंस्ट्रक्शन नहीं करना, ठीक है। नॉर्मली जैसे आप खेती कर रहे हो खेती की तरह बिल्कुल आसानी से काम हो सकता है। बस इसमें कुछ चीज़ें हैं जिनको आपका थोड़ा ध्यान रखना है।
अगर आप वो चीज़ें नहीं करेंगे तो फिर आपको इसमें मोटा नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। तो सर अब अपने चर्चा करते हैं इस पे हार्वेस्टिंग पे। तो ये किस तरह से हार्वेस्टिंग करनी पड़ती है, कब इसमें हार्वेस्टिंग के लिए रेडी हो जाता है ये प्लांट आपका? लगभग सर जैसे आज आपने केंचुआ डाला है गोबर में, तो लगभग 75 से 80 दिन में आपका पूरा खाद बन जाएगा। ठीक है, 5-7 दिन ऊपर नीचे भी हो सकता है टेम्परेचर के हिसाब से, मौसम के हिसाब से। ठीक है, दूसरा हार्वेस्ट करने के टाइम पे ये पूरा ऐसा हो जाएगा जैसे खाद चाय पत्ती होती है ना, बिल्कुल ऐसा बन जाएगा। तो आप देख के इजीली आप कोई भी बता देगा कि हाँ खाद पूरा कंप्लीट हो गया आपका। ठीक है, क्योंकि गोबर में हरे पीले रंग का होता है, खाद बिल्कुल ब्लैक कलर का चाय पत्ती की तरह होता है। ठीक, उसके बाद आपको क्या करना है, 2 दिन के लिए पानी रोक देना है ताकि वो जो नमी है वो थोड़ी कम हो जाए और खाद उतारने और छाड़ने लायक बन जाए, क्योंकि ज्यादा गीला होगा तो उसकी छनाई नहीं हो पाएगी। बिल्कुल। फिर आपको क्या करना है कि 2 दिन पानी रोक दिया, उसके बाद आपको पूरा जो ग्रीन नेट हमने ढक रखा है सबको हटाना है। ऊपर हमारा एक टूल है खुरेदा, उसको चलाना है। खुरेदा चलाने के बाद पूरा इसमें एरेशन होगी, धूप लगेगी, केंचुआ नीचे चला जाएगा, क्योंकि केंचुआ को धूप से एलर्जी, मैंने आपको बताया। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, धूप लगती है वो नीचे की तरफ भाग सेंसिटिव रहता है, वही फोटो सेंसिटिव बहुत ज्यादा है वो। ठीक, वो नीचे भाग जाएगा। ऊपर से हम फावड़े से इकट्ठा करके पूरी खाद की लेयर उतार लेंगे। उसके बाद उसको यहाँ से ट्रॉली में भर के और वहाँ हम मशीन पे लेके जाते हैं जहाँ हमारी छानने की मशीन लगी है। फिर उसको छान के कट्टे में पैक करके और फिर हम आगे अपनी सप्लाई देते हैं। अब अपने आते हैं पैकेजिंग वाले टॉपिक पे। तो ये हार्वेस्टिंग होने के बाद में पैकेजिंग का क्या सिस्टम रहता है आपका? सर पैकेजिंग का हम तो 40 केजी और 50 केजी में करते हैं। ठीक है, बाकी आप छोटे पैकेट्स भी बना सकते हो जो आप ऑनलाइन सेल करने के लिए नर्सरीज पे काम कर सकते हो। हमारा कमर्शियल है तो हम बल्क में ही सप्लाई देते हैं। तो हमारे से जो कस्टमर है वो किसान हैं और जो खाद बीज की दुकान वाले हैं वो हैं, तो जनरली 40 केजी और 50 केजी में लेते हैं। आपको पैकिंग के लिए इसमें कोई ज़्यादा लाइसेंस भी नहीं चाहिए, आपको सिर्फ एक GST चाहिए और आप आराम से उसमें GST का बिल काट के और इसको सप्लाई कर सकते हो। और अब बात आ गई जैसे कमर्शियल में GST की, तो ये गवर्नमेंट क्या सब्सिडी देती है इस तरह के प्रोजेक्ट करने पे? गवर्नमेंट बिल्कुल सब्सिडी देती है सर, फार्मर को भी देती है और जो लोग कमर्शियल कर रहे हैं उनको भी देती है। राजस्थान में फार्मर का मेरे को जितना पता है कि 50,000 रुपये की सब्सिडी मिलती है एक किसान को। और कितने एकड़ पे? ये एकड़ पे नहीं है, उसका पूरा गवर्नमेंट का एक स्ट्रक्चर है, उसके हिसाब से आपको टीन शेड डाल के और नीचे 2 बेड बनाने होंगे। 2 बेड में आपको 50,000 रुपये की सब्सिडी मिल जाती है। 2 बेड में? हाँ 2 बेड में, लेकिन उसका जो कंस्ट्रक्शन करते हो उसका खर्चा थोड़ा ज़्यादा आता है, आपको पूरा टीन शेड डालना पड़ता है। अगर आप एज ए कमर्शियल करना चाहते हो तो MSME डिपार्टमेंट में आप जाके पता करना, वहाँ पे आपको 35% सब्सिडी मिलती है। ठीक है, जनरल और जो वुमेन्स हैं उनको मिलती है, और नहीं जो SC ST और वुमेन्स हैं उनको 35 मिलती है। बाकी जो जनरल किसान हैं उनको मेरे हिसाब से 25% मिलती है। आप पता कर सकते हो, अच्छी खासी सब्सिडी भी है, आपको लोन भी मिलता है, इंटरेस्ट पे भी सब्सिडी है। तो MSME डिपार्टमेंट है, उसमें ये चीज़ आप कमर्शियल लेवल पे कमर्शियल लेवल पे मिलती है, उसमें 50 लाख रुपए तक का लोन है और उसके ऊपर 35% आपकी सब्सिडी है। ठीक है, तो अब ये पैकेजिंग हो गई, सब्सिडी पे भी चर्चा हो गई। अब अपने बात करते हैं मार्केटिंग। ये सब आपने पूरा माल है वो समेट लिया, पैकेजिंग हो गई, सब रेडी हो गया। अब इसका मार्केट क्या है, किस तरह से अप्रोच करें अपने? इसका सर सबसे बड़ा मार्केट है फार्मर्स। ठीक है, अगर आप डायरेक्टली फार्मर्स को सेल करते हो तो बहुत ही बेटर चीज़ है, उससे अच्छा कोई फार्मर मार्केट है ही नहीं। ठीक है, क्योंकि क्या है कि अब मान लो आपने 1 एकड़ में प्लांट लगाया, ठीक, आपके 150 बेड लगेंगे। 150 बेड में जितना आपका खाद तैयार होगा उसको आप लगभग 150 एकड़ के लिए बेच सकते हो। ठीक है, तो आपको ऐसा भी नहीं कि बहुत बड़े मार्केट की तलाश है। अगर आप 10-20 किसानों के पास भी चले जाते हो और वो आपसे खरीद लेते हैं तो आपका सारा माल बिक जाता है। ठीक है, और इसका दूसरा रिजल्ट के ऊपर डिपेंड है। आप कोई भी खाद खरीदते हो ना तो किसान को चाहिए रिजल्ट, चाहे वो केमिकल हो चाहे ऑर्गेनिक हो। उसको केमिकल ऑर्गेनिक से मतलब नहीं है आज के किसानों को। ठीक है, उनको रिजल्ट चाहिए, प्रोडक्शन अच्छी चाहिए। हाँ, और लोग ये सोचते हैं कि ये जैविक खाद है, इसको किसान नहीं खरीदेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये हमारी गलत धारणा है। किसान कभी भी अपनी जमीन को खराब करना नहीं चाहता है। ठीक है, लेकिन अब उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं केमिकल डालने के अलावा। आप खुद देखो, अगर हम किसी खाद बीज की दुकान पे भी जाते हैं, हमें अगर 100 चीज़ अगर वहाँ रखी हुई है तो उसमें से 100 की 99 चीज़ केमिकल है, एक चीज़ ऑर्गेनिक मिलेगी। तो जब उसके पास खाद चीज़ है ही नहीं बेचने के लिए या किसान को कोई खरीदने के लिए ऑप्शन नहीं, तो जैविक खेती करे कहाँ से? तो यही हमारा कंसेप्ट था, इसीलिए हमने ये प्लांट लगाए कि जो करना चाहते हैं उनको कम से कम जैविक खाद मिले, और जो लोग केमिकल फार्मिंग की पकड़ में हैं, जो जकड़ में जड़े हुए हैं, उनको इससे थोड़ा सा निदान मिले। बिल्कुल, इसका साइड इफेक्ट भी बहुत सारे हैं। एक ट्रेन चलती है बठिंडा से बीकानेर, बिल्कुल कैंसर ट्रेन बोला जाता है। कैंसर ट्रेन का नाम पंजाब में है, अब तो पूरे इंडिया में ही अधिकतर किसान हैं जो इस तरह का जो जहर है फसलों में डाल रहे हैं। लेकिन कुछ फार्मर्स हैं जो इस तरह के ऑर्गेनिक कर रहे हैं, और अब धीरे धीरे ये कंसेप्ट
बढ़ने लगा है, लोगों में जागरूकता आने लगी है। और मेरा भी वीडियो बनाने का मकसद ये है कि लोगों में कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता फैलाई जाए और लोग जो खेती का ट्रेडिशनल कंसेप्ट है वो थोड़ा सा बदलें और अच्छी खासी अर्निंग करें। तो सर अब मार्केटिंग तो हो गई अपनी, लेकिन ये प्रॉफिट कितना हुआ अपने को? सर देखो, बेड के वैसे according? तो मैं आपको बताता हूँ, इसका प्रॉफिट का कैलकुलेशन हर जगह के हिसाब से अलग है, हाँ। क्योंकि हर जगह पे लेबर का रेट अलग है, गोबर का रेट अलग है। लेकिन अगर आप मोटा मोटा पकड़ते हो कि जैसे हमारा जो सेलिंग रेट है वो 8 रुपए किलो हम बेचते हैं अपने प्लांट से, बाकी जो ट्रांसपोर्ट है वो अलग है, फिर भी इसमें लगभग 40 से 50% का प्रॉफिट मार्जिन रहता है। ठीक है, और वो जब आएगा जब आपको थोड़ा एक्सपीरियंस होगा। ठीक है, काफ़ी प्लांट हमने ऐसे भी देखे हैं जहाँ 300 बेड के ऊपर 10 लेबर है। ठीक है, लेकिन हमने 300 बेड के ऊपर 2 लेबर से मेंटेन कर रखा है, क्योंकि कुछ मेहनत हम उनके साथ खुद लग के कर लेते हैं। ठीक है, ये आपका मैनेजमेंट अच्छा है तो उस पर भी डिपेंड करता है। हाँ, कुल मिला के मैं समझता हूँ कि फार्मर जब खेती कर रहा है ना तो ये काम खुद करे, खुद भी करे, और अगर जैसे कमर्शियल कर रहा है बड़े स्केल पे, बड़े तो नहीं स्केल पे कर रहा है ना तो तो मैनेजमेंट अच्छे से करे। मैनेजमेंट अच्छे से हाँ, करे। क्योंकि अगर आप मैनेजमेंट अच्छे से कर लेंगे ना तो प्रॉफिट आपका कहीं नहीं जाना फिर। और जो प्लांट पे है तो वहाँ प्लांट पे दो जो उस मेंटेनेंस करने के लिए क्लीनर जो लेके आते हैं वो इसको मैनेज कर सकते आज आपका बेड लग गया, आज केंचुआ डल गया, आपने बेड ढक दिया, उसके बाद 70 दिन तक तो आपके पास कुछ भी काम काम ही नहीं है। आपको सिर्फ बैठे रहना है। अब लाइट आती है तो मोटर चलानी है, पानी लग जाएगा ऑटोमेटिक अपने आप। ठीक है, लाइट चलेगी तो मोटर अपने आप बंद हो जाती है। उसके बाद सिर्फ 15 से 20 दिन का आपका काम होता है हार्वेस्टिंग का, पैकिंग का और उसको बेचने का। बाकी इसमें फिर आपको कुछ भी आप काम कर सकते हैं। ये तो आपने प्रॉफिट बताया 30 से 40%। हाँ, बेड के अकॉर्डिंग। लेकिन आप सालाना ये समझ लो कि 150 बेड के ऊपर का आप 9 से 10 लाख रुपए आराम से कमा सकते हो। और उसमें ये जो आपने कॉस्टिंग है वो निकाल दी? हाँ, खर्चा, पैकिंग, मैनेजमेंट, 3-3.5 आपका जो भी सारा खर्चा है, गोबर का, लेबर का, सब कुछ निकाल के 9 से 10 लाख रुपए आप सालाना आराम से कमा सकते हो। ठीक है, तो अपने एकड़ के अकॉर्डिंग 3 से 3.5 लाख रुपए का जो कॉस्टिंग आ रही है, 9 से 10 लाख रुपए का प्रॉफिट है, ये मान सकते हैं अपने? नहीं, कॉस्टिंग जो आएगी आपकी फर्स्ट टाइम जो आएगी वो भी 9 से 10 लाख रुपए ही आएगी, क्योंकि आपने केंचुआ भी खरीद कर डाला है। ठीक ठीक है, एक बार है वो, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है ये तो। हाँ, मैंने आपको बताया एक फ्रेम का हमारा 7,000 रुपए का खर्चा आ रहा है, तो अगर आप 15 से 150 से मल्टीप्लाई करोगे तो लगभग 13,50,000 रुपए आपका खर्चा आएगा। ठीक है, लेकिन आप साल भर में ही उसको पूरा निकाल सकते हो, अपना रिटर्न ले सकते हो। हाँ, लेकिन इसमें एक फायदा और है कि केंचुआ तो बिकता है। हाँ, दूसरा इसमें भाई आपके केंचुए तो मल्टीपल होते रहेंगे। बिल्कुल, जैसे अभी किसी किसान को नया प्लांट लगाना है तो उसको हमसे केंचुआ लेके जाना पड़ेगा तभी वो प्लांट स्टार्ट कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे ही कल को आप भी अगर प्लांट लगाते हो तो किसी और दूसरे फार्मर को केंचुआ चाहिए तो आप उनको सेल कर सकते हो, तो वो आपका एक एडिशनल बोनस प्रॉफिट है। हाँ। तो ये जो कंपोस्ट है, जो खाद वर्मी कंपोस्ट, हाँ, ये जो बिक रही है केंचुआ भी बिकता है? केंचुआ भी साथ में बिकता है। ठीक है, तो किसानों के नाम या एक संदेश सर आपकी जुबान से अगर लोग अच्छे से समझ पाए आप। सर, मैं अपने 4 साल का जो हमारा खेती का अनुभव है, मैं सिर्फ उससे किसानों को एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि अगर हम युवा पीढ़ी को बार बार ये बोलेंगे कि भैया आप खेती में मत आओ, खेती में पैसा नहीं है, तो ये बहुत ही गलत चीज़ होगी। ठीक है, हमारी जो ज़मीनें हैं हमारे पास वो धीरे धीरे ऐसे करके तो बंजर हो जाएगी, कोई खेती नहीं करेगा तो। और खेती आप मजबूरी में मत करो। ठीक है, खेती आप अपने शौक से करो, मज़े से करो, तो आपको खेती में पैसा भी मिलेगा, इज्जत से भी मिलेगा, मान सम्मान भी मिलेगा और आप खुशहाल से जीवन जियोगे। ठीक है, खेती में बहुत पैसा है, आप अच्छे अच्छे फार्मर से मिलो। ठीक है, आप जो लोग फेलियर हुए हैं उनसे सीखो और जो लोग सक्सेस हो रहे हैं उनसे मोटिवेट हो। ठीक है, ना कि जो फेलियर हुआ है उनसे आप डिमोटिवेट होकर काम करो ही ना। ठीक है, तो ये चीज़ है, मैं फार्मर से बस इतना ही कहना चाहूँगा कि जैविक खेती के बारे में थोड़ा सा आप अपना रुझान बढ़ाओ, वो आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। तो सर ये तो ओवरऑल अपनी बात हुई इस प्रोजेक्ट के बारे में, लेकिन इस तरह का प्रोजेक्ट करना चाहे अनजाने में, खुद अपने बेस पे कर रहा हो या कोई किस तरह का परेशानियों का उसको सामना करना पड़ सकता है, किस तरह का नुकसान हो सकता है उसको? सर देखो, नुकसान इसमें ज़्यादा तो कोई ऐसी खास प्रॉब्लम है नहीं। ठीक है, ना इसमें कोई केंचुआ में बीमारी आती है, ना कोई ऐसा मौसम का ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, लेकिन इसमें सबसे बड़ा जो नुकसान है वो होता है केंचुआ मरने का। ठीक है, अगर आपने प्लांट लगाया और किसी भी कारणवश आपका केंचुआ मर गया तो आपका प्रोजेक्ट फिर टोटल फेलियर है। तो इसके लिए सबसे बढ़िया मैं ये चीज़ सजेस्ट करूँगा कि आप जो पहले से कोई बंदा कर रहा है जिसको एक्सपीरियंस है इस चीज़ का, आप उसके गाइडेंस में करवाएं। ठीक है, या फिर आप हमसे भी प्लांट लगवा सकते हैं, हम पूरा प्लांट आपको लगा के दे देंगे, उसमें आपके केंचुए की भी गारंटी रहती है। वो पूरा एक प्रोसीजर है, वो आप हमारे पास फ़ोन करके और आप पता कर सकते हैं। सो फाइनली वर्मी कंपोस्ट है जो जैविक खाद बनाने की विधि और इस प्रोजेक्ट को करने की विधि, कमर्शियल एज ए फार्मर, सारी बातें हमने, प्रॉफिट है ची, कॉस्टिंग है ची, हार्वेस्टिंग है, मार्केटिंग है, सारी चीज़ें डिटेल से हमने
वीडियो में बताने की कोशिश करी हैं और आई होप कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा। जो सोलर फार्मिंग से जुड़े जो भी इन्वेस्टर फार्मर्स हैं तो वो भी मैं समझता हूँ कि इस तरह की जो है वो करेगा तो बेहतर रहेगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा नहीं तो वहाँ जो कॉस्टिंग है, जो मेंटेनेंस हो या कुछ अन्य जो खर्चे हैं वो इससे ज़रूर कवर होंगे, प्रॉफिट भी होगा और मल्टीपल काम होगा। तो अपने को तो जो अपनी खेती है, अपना लैंड है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट आए, जो बेस्ट से बेस्ट करना है वो कर सकते हैं। इस तरह का मैं वीडियो बनाने का आपका जो एक इस तरह का कंसेप्ट है वो आपके सामने लेकर आया हूँ। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरा नया वीडियो जब तक नहीं आ जाए तब तक के लिए शुक्रिया। जय जवान जय किसान।